दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कल 15 तारीख से आपको दो नई स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। एक सुबह 8 बजे के आसपास और एक शाम को 6 बजे के आसपास। दोनों ही स्टोरी बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। तो मैं बस आप लोगों से इतना ही चाहता हूं कि जैसे ही कल हमारी स्टोरी आए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को देखें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में सभी दोस्तों को शेयर करें और अपने स्टेटस पर भी लगाएं। और साथ में दोस्तों उस वीडियो पर बढ़िया बढ़िया कमेंट करके हमें बताएं कि आपको उसका पहला एपिसोड कैसा लगा। आप लोग जितना ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स भेजते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा मन करता है कि हम आपको और भी नई नई कहानियाँ सुनाएं और आपके लिए और भी नई नई कहानियाँ लेकर आएं। तो दोस्तों जल्दी से अपने चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरा करवाओ। उसके बाद हम आपको और भी वीडियो वाली कहानी भी ज़रूर सुनाएंगे। और आप में से जो भी नए नए सब्सक्राइबर दोस्त जुड़ते हैं वो अपने गांव और अपने शहर का नाम लिखकर हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप लोग कहां से हमारी कहानी सीक्रेट घर जमाई को सुनते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग हमें और भी ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने चैनल को ज्वाइन कर लें, मेंबरशिप ले लें। उनके लिए उनके लिए जो अलग अलग बेनिफिट्स होंगे हम आपको वो ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। मेंबरशिप लेने के बाद आप सबसे पहले वीडियो को देख सकेंगे, आपका जो कमेंट होगा वो सबसे ऊपर दिखेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ एक महीने की 89 रुपये की है, एक कम 90 रुपये की एक महीने की मेंबरशिप होती है। और अगर आपने अपना दूसरा चैनल मिस्ट्री स्टोरी कार्टून को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक अपना मिस्ट्री स्टोरी कार्टून चैनल का है, वहां से चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब करके नई कहानी कार्टून वाली देख लीजिए। चलिए आज के एपिसोड नंबर 100 105 में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। समर अपने ससुर जी के लिए बाहर वाइन लेने गया था, लेकिन उसका वहां पर भी झगड़ा हो गया था। और उसके बाद वो वाइन लेकर जब वापस आया तो उसने और उसके ससुर ने दोनों की दोनों बोतलें खत्म कर दी थी। उसके बाद उसका ससुर अपने घर पर नहीं जा सकता था, तो उसकी सासू ने कहा कि आज रात वो उनके यहाँ ही रुक जाएंगे। तभी समर ने कियारा की तरफ देखा। कियारा की सहमति पाते ही कियारा ने उनको कह दिया कि एक रूम में वो सो जाएंगे और सोफे पर उसका भाई सो जाएगा और ऊपर वाले कमरे में समर और कियारा एक साथ सो जाएंगे। यह पहली बार था कि जब समर और कियारा इस तरीके से एक साथ सोने जा रहे थे। तभी कियारा ने अपनी सुंदर आंखें झपकाई और मुस्कुराते हुए कहा, डियर, मैं सोते समय हमेशा कंबल में लात मारती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने अपने अलग अलग कंबल में ही सोना चाहिए। उसकी बात सुनकर समर ने दयनीय चेहरा बना लिया और कमजोर और नाजुक होने का नाटक करने लगा। उसने कहा, नहीं डियर, मैं बचपन से ही कमजोर हूँ और ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अगर हम एक ही कंबल के नीचे आ जाएंगे तो तुम मुझे गर्माहट दे सकती हो, इसलिए मुझे ठंड भी नहीं लगेगी ना। बाकी लोग उसकी एक्टिंग को देकर धोखा खा सकते थे, लेकिन कियारा नहीं। वो जानती थी कि वो कितना ताकतवर है। उसे जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। सच तो ये था कि वो उसका फायदा उठाना चाहता था। तभी समर ने एक कंबल उठाते हुए कहा, चलो डियर, आ जाओ सोते हैं। समर की आवाज और आंखें उत्साह से भरी हुई थी। कमरे में नरम सफेद मखमली माहौल था, बिल्कुल कियारा की रेशमी सुंदर त्वचा की तरह। कियारा की लंबी पलकें ऊपर नीचे फड़क रही थी। वो अभी भी समर के साथ एक कंबल में आने को तैयार नहीं थी, लेकिन समर ने उसकी बाह पकड़ी और उसे अपनी तरफ बिस्तर में खींच लिया, जबकि वो चीख रही थी। मखमली कंबल बहुत बड़ा और आरामदायक भी था। ये दो लोगों के लिए बिल्कुल सही आकार का था।
समर ने कियारा को अपने से सटा लिया। वो इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसों की धड़कनें भी सुन सकते थे। कियारा की धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसके चेहरे पर वाइन जैसी लालिमा साफ दिखाई दे रही थी। डर के मारे उसने अपना शरीर भी सिकोड़ लिया था। समर ने मुस्कुराते हुए अपने पंजे को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो लिटिल रेड राइडिंग हुक, बड़ा बुरा भेड़िया तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ये कहते हुए उसने कियारा को अपनी बाहों में भर लिया। कियारा की मोहक गंध से समर को बहुत आराम मिल रहा था। उसको थोड़ा अब चक्कर भी आ रहा था। कियारा ने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, बड़े बुरे भेड़िए, लिटिल रेड राइडिंग हुक के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो। वो इतना धीरे बोल रही थी कि अगर समर ध्यान से नहीं सुन रहा होता तो वो उसकी बात को सुन भी नहीं पाता। समर ने उसके कान के पास अपने होठ लेकर जाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो बड़ा भूरा भेड़िया, लिटिल रेड राइडिंग हुक के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा। ये कहते हुए समर के हाथ चुपके से कियारा की तरफ चले गई। समर बेचारी कियारा का पूरी तरह से फायदा उठा रहा था। समर इस बात से खुश था कि वो कियारा का फायदा उठाने का मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। उसका चेहरा अब सूर्यास्त की तरह लाल हो गया था। जब समर कियारा को धमकाकर मजे ले रहा था तभी उनको नीचे से एक ऊंची आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर वो पूरी तरह से चौंक गए थे। समर इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। उसने मन ही मन आवाज देने वालों को बहुत सारी गालियां दे दी। कियारा भी इस आवाज से चौंक गई थी और उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। समर ने हैरान होते हुए थोड़े गुस्से भरी आवाज में कहा, हनी, तुम यहीं रुको, मैं नीचे जाकर देखता हूँ कौन बेवकूफ नीचे चीजें तोड़ रहा है और इतनी तेजी से चिल्ला रहा है। ये कहते हुए समर बिस्तर से खड़ा हुआ और गुस्से में नीचे चला गया। समर उस आदमी को अब सबक सिखाने ही वाला था, लेकिन उसने जो नीचे देखकर देखा उसे वो देखकर चौंक गया था। उसने देखा कि उसके ससुर टीवी को तोड़ रहे थे और आवाज वहीं से ही आ रही थी। समर को उस बेवकूफ को कोस रहा था जिसने ये चीजें तोड़ी थी। अब उसे कहाँ पता था कि ये चीजें तोड़ने वाला तो उसका ससुर ही था। उसने मन ही मन में कहा, मुझे कोसना नहीं चाहिए था, मैं अपने ही ससुर को कैसे कोस सकता हूँ। हालांकि उस समय शिवराज अब नॉर्मल लग रहा था। वो लगातार चिल्लाता ही जा रहा था, टीवी तोड़ता जा रहा था, फिर रिमोट कंट्रोल, फिर चाय के कप, फूलदान, सब कुछ उसने यहाँ वहां बिखरा दिया था। वहीं पहले से ही अलिश्का और संचित इतने ज्यादा भयभीत थे कि वे उसे रोक भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि शिवराज हर चीज को तोड़ने के लिए बिल्कुल पागल होता जा रहा है। तभी समर ने अलिश्का के पास आते हुए कहा, सासू मां, ये क्या हो रहा है? क्या किसी गधे ने ससुर जी के ऊपर लात मार दी है, या फिर उन्हें मिर्गी की बीमारी है जिसके बारे में हमें पता नहीं था? आखिर चल क्या रहा है? उसकी बात सुनकर अलिश्का को भी समझ नहीं आ रहा था कि समर की बात पर वो क्या रिएक्ट करे। उसने मन ही मन में कहा, हाँ, ये तुम्हारे ससुर की गलती है, लेकिन तुम उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें अपने ससुर का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए ना समर। तभी संचित ने अपनी आंखों में पूरी तारीफ और श्रद्धा के साथ कहा, जीजू, आप तो इतने बहादुर हैं जो कह रहे हैं कि पापा के सिर में किसी गधे ने लात मार दी है। वो अपने पापा से बहुत डरता भी था, इसलिए इस समय वो ये देखकर बहुत खुश था
कि उसके पापा को भी कोई कुछ ना कुछ तो कह सकता था। तभी अलिश्का ने उनकी तरफ देखा और अप्रिय स्वर में कहा, समर, वो तुम्हारे ससुर हैं। वो बस नशे में हैं। न ही उन्हें किसी ने लात मारी है और न ही उन्हें कोई मिर्गी का दौरा पड़ा है। वो बस नशे में धुत हो गए हैं और वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। उनके स्वर में अप्रियता सुनकर समर को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। समर जानता था कि उसने जो अभी अभी एक अनुचित टिप्पणी की थी, लेकिन वो इस बात से नाराज था कि कियारा के साथ मस्ती करते समय बीच में ही शिवराज ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया था और इसी बात ने उसे गुस्सा दिला दिया और उसने ये टिप्पणी कर दी थी। समर ने शर्माते हुए शिवराज की तरफ देखते हुए कहा, सासू माँ, आपने लगता है कुछ गलत सुन लिया है। मैंने ये नहीं कहा कि गधे ने उनका सिर पर लात मारी है। मेरा मतलब ये था कि वो कितने अच्छे डांसर हैं। उनकी सहज चाल और फुर्तीले स्टेप तो देखो। लगता है उन्होंने गलती से टीवी तोड़ दिया होगा। बात यह है कि विला में मौजूद सब कुछ बहुत ज्यादा महंगा भी था। क्यारा ने इन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था। उसके पास काफी समय से वो चीजें थी, लेकिन अब शिवराज ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। यदि शिवराज उसके ससुर न होते तो समर ने बहुत पहले ही जाकर उनकी पिटाई कर दी होती। समर ने गुस्से में झुंझलाते हुए मन ही मन में कहा, बकवास। क्या आपको लगता है कि आप हमारे पास जो कुछ भी है उसे तोड़ सकते हैं सिर्फ इसलिए कि आप मेरे ससुर हैं? शिवराज के पास लिविंग रूम में तोड़ने की चीजें अब खत्म हो गई थी। उसने दरवाजे के पीछे से एक लकड़ी की छड़ी निकाल ली और उसे संचित की तरफ दे मारा। संचित ने समर की मदद के लिए देखते हुए कहा, जीजू, जीजू मेरी मदद कीजिए। मेरे पापा मुझे मारने वाले हैं जीजू। समर को अब पता चला था कि उसके ससुर ज्यादा वाइन नहीं पी सकते थे, क्योंकि कुछ गिलास पीने के बाद वो पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। उसने खुद से वादा किया कि वो कभी भी शिवराज के साथ वाइन नहीं पिएगा, क्योंकि वो पीते ही पागल हो जाता है। शिवराज कमरे में संचित के पीछे दौड़ रहा था और संचित पहले से ही कई बार छड़ी खा भी चुका था, क्योंकि वो बहुत धीमा था। चेहरे पर कई चोटों के निशान के साथ दौड़ते हुए बहुत ज्यादा दयनीय भी लग रहा था। समर जानता था कि संचित को ऐसे तो कोई सीरियस चोट लगने से पहले ही उसे रोकना ही पड़ेगा। आखिरकार ये उसका अपना घर जो था और यहाँ ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। यह बहुत बड़ा मजाक था। समर सीधे शिवराज के पास गया और उस बार उसने छड़ी को संचित को लगने से पहले ही अपने हाथ से पकड़ लिया। शिवराज नशे में था, पर उसने होश नहीं खोया था। समर को अपनी छड़ी छीनते देखकर उसने मुड़कर समर की तरफ वार किया। समर को पता था कि वो उसका ससुर है, लेकिन वो शिवराज को खुद पर वार करने के लिए कभी भी दे नहीं सकता था। इसलिए उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर शिवराज के सिर के पिछले हिस्से पर जोर से मारा। थप्पड़ लगते ही शिवराज ने अपनी आंखें घुमाई और बेहोश होकर वो फर्श पर लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। शिवराज को बेहोश होता देखकर संचित डर के मारे जोर से चिल्लाया, जीजू, जीजू, क्या आपने मेरे पापा को मार डाला जीजू? ये आपने क्या कर दिया जीजू? अलिश्का जल्दी से दौड़कर शिवराज के पास आई। उसने समर से कहा, समर, समर, तुम्हारे ससुर ने बस वाइन पी थी। सिर्फ इस बात के लिए उन्हें मारने की क्या जरूरत थी समर? भले ही उन्होंने तुम्हारा सब कुछ तोड़ दिया, लेकिन फिर भी तुम ऐसे कैसे अपने ससुर को मार सकते हो? तभी जोर की आवाज सुनकर कियारा भी नीचे आ गई थी। वो जैसे ही लिविंग रूम में आई, ठीक उसी समय उसने अपनी माँ को यह कहते हुए सुन लिया था,
कि समर ने उसके पापा को जान से मार दिया है। वह अपने पापा के बहुत ज्यादा करीब भी नहीं थी, लेकिन आखिरकार वो थे तो उसके पापा ही। फैमिली बॉन्डिंग कमजोर तो नहीं हो सकती थी। इसलिए जब उसने सुना कि उसके पति ने उसके पापा को मार डाला है, तो वो लगभग बेहोश ही हो गई थी। कियारा का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। जब समर ने उससे पूछा, डियर, क्या आपने सच में मेरे पापा को मार डाला है? कियारा का चेहरा पीला पड़ा हुआ देखकर समर को समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या कहे। उसने धीरे से कहा, किसने कहा कि मैंने अपने ससुर को मार डाला? खा सकती हो, लेकिन कुछ भी कह नहीं सकती। कियारा ने अलिस्का की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने सुना है, मोम कह रही थी कि आपने पापा को मार डाला। उस बेचारे का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अलिस्का भी अपने बेटे की तरह पीली पड़ गई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, समर, तुम लोगों के घर का सामान तोड़ना उनकी गलती थी, लेकिन तुम्हें उन्हें मारना नहीं चाहिए था। अगर तुम कहते तो हम तुम्हें नया सामान लेकर दे देते। कम से कम अपने ससुर को ऐसे तो नहीं मारना चाहिए था। उसकी बात सुनकर समर ने आंखें घुमाई और धीरे से कहा, सासू माँ, मैंने ससुर को नहीं मारा है, वो बस बेहोश हुए हैं। अलिस्का ने शक भरी आवाज में कहा, बेहोश हुए हैं? मुझसे झूठ मत बोलो। उसने जो सुना था उसे उस पर यकीन भी नहीं हो रहा था। समर ने उनको समझाते हुए कहा, सासू माँ, मैं बेशक झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं उन्हें अभी भी होश में ला सकता हूँ। सभी को विश्वास दिलाने के लिए समर ने एक बेसिन ढूंढा और उसमें पानी भर लिया। फिर उसने उसमें भरा हुआ सारा पानी अपने ससुर के ऊपर उड़ेल दिया, जिससे सभी के सभी एकदम से फिर से हैरान हो गए थे। अचानक ठंडे पानी के चेहरे पर पड़ते ही शिवराज एकदम से होश में आ गया। उन्हें खड़े होने में बहुत मुश्किल हो रही थी। असल में नशे में धुत व्यक्ति को जगाने का सबसे अच्छा तरीका यह ठंडा पानी ही था। वो पहले ही आधे होश में जो थे। शिवराज को जागता हुआ देखकर संचित ने एकदम से आश्चर्य में पूछा, पापा, पापा, क्या आप जिंदा हैं? पापा, क्या आप ठीक हैं? तभी एकदम से धमाके की आवाज आई। शिवराज ने संचित के सिर पर पीछे से थप्पड़ मारा और वह जोर से चिल्लाए, तुम्हारा बाप अच्छी तरह सांस ले रहा है, पागल। तुमने ये कहने की हिम्मत भी कैसे की कि मैं मर गया हूं? क्या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारा बाप मर जाए? शिवराज को फिर से एनर्जी से भरपूर देखकर संचित बेचारा उदास हो गया था। उसने मन ही मन में कहा, पापा, मुझे तो आपकी चिंता हो रही थी, क्योंकि अभी आप बिल्कुल बेजान लग रहे थे, लेकिन आप तो उठते ही एकदम एनर्जी से भर गए। वहीं शिवराज को होश में आता हुआ देखकर सबको राहत मिली। अलिस्का और कियारा को पता था कि उन्होंने समर के साथ अन्याय किया है, इसलिए उन्होंने उसे माफी भरी नजरों से देखा। लेकिन समर को अपनी सास के द्वारा किए गए अन्याय की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि वहीं शिवराज को अचानक ठंडे पानी की बाल्टी डाल दिए जाने से कोई खास खुशी भी नहीं हो रही थी। शिवराज ने समर को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, बेटा, तुमने मुझ पर यह ठंडा पानी क्यों डाला? उसके हाथ में खाली बेसिन देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। समर को शिवराज पर अब तरस आ रहा था। उसने शिवराज को जहां मारा था वहां माथे पर एक उभार भी आ गया था, और इस ठंडे पानी की वजह से उसके कपड़े पूरे ठंडे हो चुके थे। समर ने शिवराज को समझाते हुए कहा, ससुर जी, आप बहुत ज्यादा नशे में थे, इसलिए मैंने आपको होश में लाने के लिए
ये सब किया है। शिवराज ने तभी भौहें चढ़ाई। वो उस पर गुस्सा होना चाहता था, लेकिन अलिश्का ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बस बस बहुत हो गया। लिविंग रूम में चारों तरफ देखो। तुमने नशे में टीवी, कप और मेज भी तोड़ दिया है। मुझे पूरा यकीन है, अगर समर नहीं होता तुम आज घर में आग ही लगा देती। ये सुनकर शिवराज लिविंग रूम की तरफ मुड़ा। उसे एकदम से एहसास हुआ कि यहाँ तो सब कुछ टूटा हुआ पड़ा था, लगभग सब कुछ। शिवराज जानता था कि नशे में धुत होकर वो हमेशा बेकाबू हो जाता है, और जाहिर है कि अभी अभी यही हुआ था। लेकिन आज उसने ये सब कुछ अपनी बेटी के घर पर किया था, इसलिए उसको अब बहुत शर्म महसूस हो रही थी। शिवराज को इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि वो जमीन में गड़ जाना चाहता था। माफी मांगना भी उसके लिए बड़ी अलग बात थी, लेकिन चाहे वो कितना भी शर्मिंदा क्यों ना हो, फिर भी वो अपने दामाद से कभी भी माफी मांगने वाला नहीं था। वो जानता था कि ये सारी गलती उसी की तो ही थी, लेकिन ये माफी मांगना उसके लिए बहुत शर्मनाक बात थी। तभी अलिस्का ने उसकी असलियत समझ ली और उसने कहा, तुम तुम खड़े हो जाओ, ठंडे पानी में भीग गए हो। तुम कपड़े क्यों नहीं बदल लेते? तुम्हें आराम करना चाहिए ताकि तुम बीमार ना पड़ जाओ। चलो आप जाओ, कपड़े बदल लो। शिवराज ने तभी समर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओह बेटा, मैं जाकर कपड़े बदल लूं, फिर मैं सो जाऊंगा। ये कहते हुए वो जल्दी से वहां से उठा और बेडरूम की तरफ भाग गया। शिवराज के जाने के बाद अलिश्का ने समर से कहा, समर, मैं तुम लोगों के नुकसान की भरपाई कर दूंगी। प्लीज तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो। समर ने अपना सिर हिलाया और अपनी सासू से कहा, सासू माँ, इसकी चिंता मत कीजिए। हम एक परिवार ही तो हैं, इसलिए मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। मैं कल सब कुछ नया ले आऊंगा, आप चिंता ना करें। बेशक वो अपनी सास से पैसे कैसे ले सकता था, उसे खुद ही इसका ध्यान रखना था, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता कि उसने अपने सास ससुर से पैसे लिए हैं तो उसकी बदनामी होगी। अलिश्का ने मुस्कुराते हुए कहा, समर, मैं तुम्हारे ससुर को जाकर देखती हूँ। तुम लोग भी अब आराम कर लो, जाओ। ये कहते हुए वो शर्मिंदा होती हुई बेडरूम की तरफ चली गई। वहीं कियारा ने लिविंग रूम में चारों तरफ देखा। अपने टीवी और बाकी सामान के टूट जाने से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। कोई और उस समय होता तो कियारा उसके मुंह पर तमाचा जड़ देती, लेकिन ये सब तो उसके पापा ने ही किया था। वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। तभी समर ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उससे कहा, डियर, गुस्सा मत करो। हम कल ही सुबह जाकर नया टीवी और बाकी का सभी सामान खरीद लेंगे। कियारा ने सिर हिलाया। वो सहमत होने के लिए कुछ कह भी नहीं सकती थी। तभी शिवराज द्वारा अभी अभी किए गए ड्रामे के कारण समर और कियारा दोनों वापस आने के बाद थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहे थे। अब वो पहले वाली एक्साइटमेंट के बारे में बिल्कुल भूल चुके थे। कियारा बिस्तर पर लेटी थी। समर उसे पकड़ा हुआ था। उसने अब उसके साथ कोई नटखट हरकत भी नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि उसका मूड अब ठीक नहीं है। वो दोनों ऐसे ही लेटे लेटे सो गए। इसी समय उधर अंडर टाइगर ग्रुप में एक एवरग्लेड एरिया में इस बार क्रोकोडाइल किंग में मगरमच्छों को नहीं मारा था, बल्कि वो मगरमच्छ की पीठ पर खड़ा होकर उसे आगे बढ़ने का ऑर्डर दे रहा था। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी हो रही थी कि वो एक मगरमच्छ को कंट्रोल कर रहा था। क्योंकि मगरमच्छ बहुत ही खूंखार जानवर होते हैं, इसीलिए उन्हें कंट्रोल करने की तुलना में उन्हें मारना कहीं ज्यादा आसान होता था। नहीं, कंट्रोल भी नहीं, उसने तो स्पष्ट रूप से इस मगरमच्छ को अपने वश में कर लिया था। क्रोकोडाइल किंग की
नीली आंखें तेज रोशनी से चमक रही थी। मगरमच्छ की पीठ पर खड़ा देखकर वो अजय फाइटर लग रहा था। उसने मगरमच्छ को एवरलेड में घूमने और वापस किनारे पर आने का ऑर्डर दिया था। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा, एक युवक भागते हुए उसके पास आया। उस युवक ने आते ही गहरी आवाज में कहा, क्रोकोडाइल किंग, किलर किंग बाघ को शैडो किंग ने मार डाला है। तभी क्रोकोडाइल किंग ने उपहास और तिरस्कार करते हुए कहा, ट्रैश। वो खुद को टाइगर ग्रुप का किलर किंग कैसे कह सकता था, जब वो एक मामूली किंग लेवल के फाइटर को भी नहीं हरा पाया था। काले कपड़े पहने वाले व्यक्ति ने अपने होठ हल्के से हिलाए और सिर झुकाकर बोला, मास्टर, मास्टर, बाघ की मौत के अलावा एक और बड़ी खबर है मास्टर। शैडो किंग ने अंडरवर्ल्ड में एक चैलेंज अनाउंस किया है और उसने दावा किया है कि वो 3 दिन में आपको अंडरवर्ल्ड फाइटिंग एरिया में चैलेंज करना चाहता है मास्टर। उसकी बात सुनकर क्रोकोडाइल किंग स्तब्ध रह गया था और वो फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, क्या क्या वो मूर्ख इंसान है? शैडो ग्रुप का एक किंग, 10 साल से भी ओल्डर जनरेशन का किंग, वो मुझे चैलेंज करना चाहता है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? तभी उस युवक ने सिर झुकाते हुए कहा, मास्टर, चैलेंज तो जारी कर दिया गया है मास्टर। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें उसका चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं मास्टर? तभी क्रोकोडाइल किंग ने घमंड भरे अंदाज में कहा, बेशक हम करेंगे। टाइगर ग्रुप की रिंग में जाओ और जाकर वहां अनाउंसमेंट करो, मैं मैं क्रोकोडाइल किंग 3 दिनों बाद रिंग में शैडो किंग का सिर कट डालूंगा। काले कपड़े वाले भी आदमी ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, जी जी मास्टर, मैं अभी अनाउंसमेंट करवाता हूँ। और उसके बाद वो वहां से चला गया। वहीं उधर इंदौर में अगले दिन इलिश्का उठ गई थी। शायद पिछली रात शिवराज ने टीवी और दिसले बिजली के उपकरण जो तोड़े थे, इसलिए उसे बेचारी को बड़ा दुख हो रहा था। वो जानबूझकर थोड़ा जल्दी उठ गई ताकि अपनी बेटी और दामाद को खुश करने के लिए अच्छा सा नाश्ता बना ले। जब समर उठा तो उसने देखा अलिश्का लिविंग रूम की सफाई करने में व्यस्त हो चुकी थी। उसके पास आकर तभी समर ने कहा, सासू माँ, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई और आप ये क्या कर रही हैं? तभी एलिस्का ने धीरे से कहा, समर, मैं बस लिविंग रूम साफ करना चाहती थी और कुछ नहीं। बेचारी अलिस्का को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कल रात जो भी टूटा था उसे अब साफ कर दिया था। लिविंग रूम में कांच के टुकड़े जैसे टूटा हुआ टीवी, चाय के कप वगैरह से पैरों पर चोट लगने की बहुत ज्यादा संभावना भी थी। सफाई खत्म करने के बाद अलिस्का ने अपने हाथ धोए और नाश्ता तैयार करने के लिए किचन में चली गई। पहले तो समर ने खुद ही खाना बनाने के बारे में सोचा था ताकि उसे आराम मिल जाए, लेकिन अलिस्का ने उसे मना कर दिया और वहां वो खाना बनाएगी और समर को फिर से सो जाने के लिए कह दिया था। अलिस्का सच में एक अच्छी सास थी। जब भी वो समर के घर पर आती थी तो हमेशा उनके लिए अपने हाथ से खाना बनाती थी। कुछ सासों के विपरीत, जो खुद को क्वीन समझकर अपनी बेटी और दामादा को ही काम करने के लिए कहती थी, वहीं समर को सोने में अब दोबारा भी शर्म आ रही थी। समर अपनी सास की सब्जियां धोने और काटने में मदद करने के लिए किचन में ही चला गया था। एक व्यक्ति की तुलना में जाहिर है कि अगर दो लोग मिलकर खाना बनाएंगे तो खाना तो जल्दी बनेगा ही। कुछ ही देर में उन्होंने 4 डिशेज और 2 सूप तैयार कर लिए थे, जो नॉर्मल डे से कुछ ज्यादा लग रहा था क्योंकि आज यहाँ पर लोग भी तो ज्यादा थे। जब नाश्ता तैयार हुआ तो कियारा भी उठ चुकी थी।
संचित भी, जो लिविंग रूम के सोफे पर ही सो रहा था। घर में शिवराज को छोड़कर बाकी सब के सब लोग उठ चुके थे। दरअसल शिवराज बहुत पहले भी जाग चुका था, लेकिन वो बेचारा बाहर आने में बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। आखिरकार उसने इतना नशा कर लिया था कि अपनी बेटी के घर पर ही उसने बहुत सारी चीजें भी तोड़ दी थी। होश में आने पर अब उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। अलिश्का भी जानती थी कि शिवराज क्या सोच रहा होगा, इसलिए वो अपने कमरे में आई और उसे नाश्ता करने के लिए कहा। लेकिन तभी शिवराज ने साफ साफ मना कर दिया। उसे अब कोई बाहर नहीं लेकर आ सकता था जब तक उसके साथ कोई जबरदस्ती ना की जाए। समर और बाकी लोगों को पहले नाश्ता करना था, इसलिए उन्होंने शिवराज को उसके कमरे में अकेले ही छोड़ दिया। लिविंग रूम में से आकर खाने की खुशबू ने शिवराज को भी आखिर ललचा दिया था, लेकिन बेचारे को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो अपनी बेटी और दामाद का सामना करने के लिए कमरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहता था। नाश्ते के बाद संचित अपनी यूनिवर्सिटी चला गया, जबकि समर कियारा के साथ कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदने के लिए जा रहा था। शिवराज अपने कमरे से बाहर तब भी नहीं निकला था। समर और कियारा, तभी वो दोनों विला से बाहर निकल गए। जैसे ही वो दोनों बाहर चले गए थे, तभी उसने अलिश्का से पूछा, डियर, क्या समर और कियारा दोनों चले गए हैं? अलिश्का ने तभी शिकायत भरे लहजे में कहा, हाँ वो तो चले गए हैं। अब तुम्हें शराब पीने के नुकसान पता चले ना। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था शिवराज कि शराब मत पिया करो। तुमने मेरी बात कभी सुनी ही नहीं। तुमने अब अपनी बेटे के ही घर का क्या हाल कर दिया है, देख रहे हो तुम। तभी शिवराज ने शर्मिंदा होते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब हम भी चलते हैं। लेकिन अलिस्का वास्तव में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन शिवराज ने उसे जल्द ही जाने के लिए कह दिया, क्योंकि अब वो अपने दामाद और अपनी बेटी से सामना करने से डर रहा था। पिछली रात को उसने अपने जीवन का सबसे शर्मनाक दिन झेल लिया था। सौभाग्य से समर नैरो माइंडेड नहीं था और उसने शिवराज से बिल्कुल भी बहस भी नहीं की थी। अगर कोई और उसके घर की चीजें तोड़ने की हिम्मत करता तो समर उसे तुरंत पीट कर अच्छा सबक सिखा देता। वहीं बाहर कियारा गैराज में गई और उसने अपनी BMW गाड़ी निकाल ली। उसने समर को पैसेंजर सीट पर बैठाया और उसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के होलसेलर के पास लेकर चली गई। रेलवे स्टेशन के पास बस अड्डे के चौराहे पर स्थित 60 साल पुराना यह स्टोर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का सबसे बड़ा होलसेलर था। स्टोर में हर तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अवेलेबल थे और इंसान अपनी पसंद की कोई भी चीज वहां से खरीद सकता था। तभी अचानक एक अधेड़ उम्र की औरत सड़क के दूसरी साइड से भागकर आई और सीधा कियारा की गाड़ी के सामने आकर गिर गई। अधेड़ उम्र की उस महिला ने अपने घुटनों को हाथों से ढकते हुए तभी रोते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, आउच, हाय राम, मैं मर गई। तुम तुम बहुत बुरी ड्राइवर हो। तुमने मुझे टक्कर मार दी है। अरे कम से कम रोड पर चल रही हो तो देखकर गाड़ी नहीं चला सकती क्या? इतने बूढ़ी को तुमने मार दिया है। अधेड़ उम्र की महिला की आवाज सुनकर रेलवे स्टेशन के आसपास के जितने भी लोग थे वो वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। कुछ लोगों ने तो कियारा की गाड़ी को घेर कर बीच में लिया था। वे उसे अब जाने नहीं दे रहे थे। उसे गाड़ी से बाहर निकालकर विक्टिम औरत को मुआवजा देने के लिए कह रहे थे। तभी कियारा ने डरते हुए समर से कहा, हनी, आपको क्या लगता है कि उस औरत को ज्यादा लग गई है? अब मैं क्या करूं हनी? उस बेचारी का आकर्षक चेहरा पीला पड़ गया था। समर ने भी बाहर की भीड़ को देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, चलो गाड़ी से उतरते हैं और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। ये कहने के बाद वो गाड़ी से बाहर निकल गया। कियारा भी उसके पीछे पीछे गाड़ी से नीचे उतर आई थी।
उसकी गाड़ी से नीचे उतरता हुआ देखकर अधेड़ उम्र की उस महिला ने भी और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अब पता चल गया था कि वो एक अमीर लड़की थी। उसके हिसाब से जो इंसान लग्जरी ब्रांड के कपड़े पहनता था, बीएमडब्ल्यू गाड़ी चलाता था और वो अमीर ही होता है। वो मन ही मन में ये सोचकर खुश हो रही थी कि आज उसे लूटने के लिए बहुत अच्छा शिकार मिल गया था। कियारा भी बहुत दयालु थी, इसीलिए जब उसने अधेड़ उम्र की महिला को नीचे जमीन पर बुरी तरह से रोते हुए देखा, तो वह उसके पास चली गई और उसने चिंतित होते हुए पूछा, मैडम, मैडम क्या आप ठीक हैं? अधेड़ उम्र की महिला ने अपना रोना जारी रखा और फिर से चिल्लाकर कहा, मिस, आपकी गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी, मेरा पैर टूट गया। मैं मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, और आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं क्या ठीक हूँ? मैं अपने पति के लिए सामान खरीदने वाली थी, लेकिन आपने मुझे टक्कर मारकर मेरा ही पैर तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी? मैं कैसे सामान खरीदूंगी? ये कहते वो फूट फूट कर फिर से रो पड़ी। उसकी हालात देखकर कियारा का बेचारी का चेहरा पीला पड़ गया और वो थोड़ी शर्मिंदा हो गई थी। उसे लग रहा था कि उसने गाड़ी को अच्छे से नहीं चलाया था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसने उस औरत को टक्कर आखिर कैसे मार दी थी। आसपास के लोग भी महिला को इतनी बुरी तरीके से रोता हुआ देखकर आपस में चर्चा करने लगे। तभी एक लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्यूटी, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो, लेकिन तुमने इस बेचारी औरत को टक्कर मार दी है, इसलिए जल्दी करो और उसे मुआवजा दो और यहां से निकलो। तभी एक और आदमी ने कहा, हाँ हाँ, क्या तुम देख नहीं रही हो कि वो बेचारी महिला कितनी दुखी है? उसे कम से कम मुआवजा तो दो। तभी पास में खड़ी एक औरत ने भी क्यारा की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल, बिल्कुल, तुम उसे पैसे दो दो और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। अगर उसकी टूटी हुई हड्डियों से कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो गई तो उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। कम से कम उसका इलाज तो करवाओ। आसपास मौजूद भीड़ क्यारा को ही दोषी ठहरा रही थी। उसे विक्टिम को मुआवजा देने की मांग करने लगे थे। तभी क्यारा ने बोहें चढ़ाई और हल्के से उस अधेड़ उम्र की औरत से कहा, मैडम, आपको कितने पैसों की जरूरत है? मैं आपको अभी दे देती हूँ। उसकी बात सुनकर अधेड़ उम्र की महिला ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, मछली तो कांटे में फंस गई है। ये वो देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कियारा से कहा, तुमने तुमने मेरा पैर तोड़ दिया है, जिससे धमनियों से खून बहने लगा है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए दे दो। उसकी बात सुनकर कियारा ने भौहें चढ़ाई। उसने सोचा था कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए उसे कुछ हजार रुपए ही देने पड़ेंगे, लेकिन अब उसके सामने सड़क पर बैठी अधेड़ उम्र की उस औरत ने उसकी उम्मीद से भी बढ़कर 10 लाख रुपए का दावा कर दिया था, जो बहुत ज्यादा था, और वो सिर्फ उसे सिर्फ 10 लाख कह रही थी। जब कियारा कुछ देर तक कुछ नहीं कह पाई, तो उस अधेड़ उम्र की औरत ने उससे फिर कहा, हेलो, हेलो मिस, क्या आप मुझे मुआवजा देने से इनकार कर रही हैं? आपने मुझे मारा और मेरा पैर भी तोड़ दिया। अब आप मुझे भुगतान करने से इनकार भी कर रही हैं। आप इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं? उस महिला ने फिर से जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते ही उस अधेड़ उम्र की महिला को देखकर भीड़ और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और कियारा से उस महिला को मुआवजा देने के लिए कहने लगी। जाहिर है ये पहली बार था जब कियारा को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा था, जो बिजनेस करने से बिल्कुल अलग थी। ये लोग सिर्फ असभ्य थे, बल्कि परेशान करने वाले भी थे। लेकिन तभी पीछे खड़ी समर को यह देखकर गुस्सा आ गया था। उसकी आंखों में एक ठंडी सी चमक आ गई। उसने मन ही मन में कहा, अरे यार, क्या बकवास है ये? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई
मेरी पत्नी को ब्लैकमेल करने की और उससे पैसे ऐंठने की। कियारा मन से साफ थी, इसलिए उसे रेलवे स्टेशन के आसपास की गंदगी या लोगों के दिलों के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन समर अच्छी तरह जानता था कि वो अधेड़ उम्र की महिला बिल्कुल भी प्रोफेशनल थी, जो निर्दोष लोगों को धोखा देकर हमेशा ब्लैकमेल करती थी। समर ने व्यंग्यात्मक लहजे में ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अरे मैडम, आप कह रहे हैं कि आपका पैर धमनी से खून से बहने के कारण टूट गया है, लेकिन खून है कहाँ? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? समर की बात सुनकर आसपास मौजूद भीड़ ने उस अधेड़ उम्र की महिला की तरफ देखा और देखा कि उसके पास पैर के पास खून कहीं नहीं था। इस समय कुछ लोगों को उस अधेड़ उम्र की महिला पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। भीड़ का ये रवैया देखकर अधेड़ उम्र की उस औरत की आंखों में भी घबराहट के कुछ कुछ भाव आने शुरू हो गए थे। उसने तभी समर को घूर कर देखा। सारा दोष तभी उसी पर मर दिया था। अगर उसने ये न बताया होता कि उसका पैर पर खून नहीं है, तो वो अब इतनी इनएक्टिव न होती। अधेड़ उम्र की महिला ने तभी पलकें झपकाई और भीड़ में खड़े एक छोटे बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा। आदमी ने सिर हिलाया, फिर अचानक भीड़ से बाहर निकलकर महिला पर वो एकदम से टूट पड़ा। वो उसने महिला की तरफ आते हुए कहा, डियर, डियर, तुम्हारे पैर से तो खून बह रहा है। कितना क्रूर ड्राइवर है। लगता है ड्राइवर का इरादा तुम्हें मारने का ही था। महिला के पास बैठते ही समय छोटे बालों वाले आदमी ने अपनी जेब से खून की एक छोटी सी थैली निकाली और सीधे उसके पैर पर उड़ेल दी, जबकि किसी ने उस पर यह इतना ध्यान नहीं दिया था कि आखिर नीचे वो चल क्या रहा है। अचानक महिला का पैर पर बहुत सारा खून एकदम सबको दिखाई देने लगा। जब आसपास के लोगों ने उसके पैर पर खून देखा तो उनकी आंखें सहानुभूति से फिर से भर गई थी और उन्हें लगा कि वो महिला सचमुच में ही दुर्भाग्यशाली है। हालांकि छोटे बाल वाले उस आदमी ने ये काम तो चुपके से कर दिया था, किसी का उस पर ध्यान भी नहीं गया। लेकिन समर को तो सब पता चल गया था कि जिस खून का इस्तेमाल उसने किया है वो वास्तव में एक मुर्गे का था, न कि कोई इंसान का खून था। तभी अधेड़ उम्र का आदमी उदास चेहरे के साथ चिल्लाते हुए बोला, हमें हमें पैसे दो। तुमने मेरी पत्नी को मारा, उसका पैर तोड़ दिया। जल्दी करो, हमें मुआवजा दे दो। ये बदमाश न सिर्फ प्रोफेशनल थे बल्कि बेलगाम भी थे। वो दिन दहाड़े कियारा को ब्लैकमेल करने की हिम्मत कर रहे थे। समर ने ठंडी मुस्कान दी और अधेड़ उम्र के आदमी के पास जाकर पूछा, मेरा एक सवाल है। अगर एक टूटे हुए पैर की कीमत 10 लाख रुपए है और तो अपनी पत्नी की जान से ही अगर मैं मार दूं उसे, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? उस अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा, यंग मैन, तुम बहुत लकी हो। तुम लोगों ने अभी अभी मेरी पत्नी का एक पैर तोड़ दिया। अगर तुमने उसे मार डाला तो तुम्हें कम से कम मुझे 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। समर ने उससे आगे पूछा, मुझे एक बात और बता दीजिए। अगर मैं आपकी पत्नी को मारने के साथ साथ आपको भी पीट पीट कर मार दूं, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? उस आदमी ने हैरानी के साथ समर की तरफ देखते हुए कहा, तुम तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो। बेशक तुम्हें मुझे मारने के लिए 10 करोड़ तो देने पड़ेंगे, मेरी पत्नी के ही बराबर। तभी समर ने व्यंग्यात्मक नजर से हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे, मेरे बैंक कार्ड में 20 करोड़ है, जो तुम दोनों को मारने के लिए पर्याप्त हैं। ये कहते हुए वो पीछे मुड़ा और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने तभी एक्सीलेटर पर पैर रखा और स्टीयरिंग व्हील को घुमा दिया और गाड़ी को उस अधेड़ उम्र की महिला और आदमी की तरफ एकदम से बढ़ा दिया था। समर को गाड़ी चलाता हुआ देखकर डर से कांपता हुआ अधेड़ उम्र का आदमी
तुरंत एकदम से चिल्लाया, अरे अरे रुक जाओ, तुम गाड़ी रोक लो। समर ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुमने तो अभी भी कहा था कि 10 करोड़ देने के लिए एवरी मर्डर की भरपाई हो सकती है, इसलिए मैं तुम दोनों को मार डालूंगा और तुम्हें 20 करोड़ रुपए भी दूंगा, जिसे तुम धीरे धीरे खर्च कर सकते हो। ये कहते हुए उसने कार चलाना जारी रखा। जमीन पर पड़ी अधेड़ उम्र की उस महिला ने जब ये देखा तो वो हक्की बक्की रह गई थी। उसने सोचा था कि समर उसे पैसे देने के लिए राजी हो गया है, लेकिन उसने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ये युवक जो पैसे देने के लिए तैयार था, वो उन्हें मारने के लिए भी तैयार था, न कि उन्हें तोड़ने के लिए। अपनी तरफ आती हुई गाड़ी को देखकर अधेड़ उम्र की महिला का चेहरा पीला पड़ गया था। वो कुछ पैसे कमाना चाहती थी, न कि अपनी जान देना चाहती थी। अगर वो सचमुच मर जाती तो इतने पैसे लेने का कोई मतलब भी नहीं था। अधेड़ उम्र की उस महिला अचानक वो जमीन से उठ गई और लंबे लंबे डंग भरती हुई भाग गई। उसे असल में कोई भी चोट नहीं लगी थी। जहां तक पैर टूटने की बात थी, वो तो बस इतना लचीला निकला कि कोई भी कह सकता था कि वो कभी टूट ही नहीं सकता था। उसको ऐसे भागता हुआ देखकर आसपास के लोगों को भी गुस्सा आ गया था। वे आपस में चर्चा करने लगे थे। तभी एक लड़के ने नफरत से उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, अरे अरे ये औरत तो नाटक कर रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी तेज दौड़ रही है। असल में इसका तो पैर टूटा ही नहीं था भाई। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो भाई। वो जमीन पर पड़े खून को देखो। ये इंसान का खून भी नहीं है, ये तो मुर्गे का खून लग रहा है। पहले वाले लड़के ने कहा, अरे यार कितनी शर्मनाक बात है। अगर वो युवक इतना चतुर न होता तो बुरे लोग तो उनको लूट ही लेते। आसपास के लोग ये टिप्पणी कर रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा था। जब अधेड़ उम्र के आदमी को पता चला कि उनकी पोल खुल गई है, तो वो भी भागने की उम्मीद के लिए पीछे मुड़ा। लेकिन समर ने जल्दी से गाड़ी से उतरते हुए उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, तुम कहाँ जा रहे हो अब? अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। समर ने व्यंग करते हुए कहा, ओह तुम्हें जाने दूं? तुमने इस रेलवे स्टेशन पर बहुत से लोगों को लूटा है ना? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, ताकि तुम्हारी दोबारा कभी ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो। समर ने अपना दाहिना पैर उठाया और उस अधेड़ उम्र के आदमी के टांग पर जोरदार किक मार दी, जिससे उस आदमी का बायां पैर टूट गया। आदमी दर्द के मारे जोर से चिल्लाया, ओह मेरा पैर टूट गया है, प्लीज मुझे छोड़ दो। इस बार उसने कोई नाटक नहीं किया था और यह बिल्कुल सच था कि समर ने उसका पैर तोड़ दिया था। तभी समर ने ठंडी मुस्कान दी और चिल्लाते हुए कहा, यह तुम्हारी सजा है, और अगर तुम ऐसे लोगों को ठगना जारी रखोगे तो मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा। ये कहते हुए उस आदमी को उसने सड़क के किनारे फेंक दिया। इसके बाद समर ने हल्की हल्की मुस्कान के साथ कियारा से कहा, हनी चलो इलेक्ट्रिकल एम्प्लाइज खरीदने चलते हैं। फिर वो कियारा के साथ इलेक्ट्रिकल स्टोर की ओर चल पड़ा। उनके पीछे खड़ा वो अधेड़ उम्र का आदमी समर को नाराजगी भरे सवरों नजरों से देख रहा था। वो यहाँ लोगों को ऐसे ठगने की प्लानिंग इसलिए करता था क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानता था जो उसके ऊपर था और वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। वरना यहाँ दिन दहाड़े लोगों को ठगने की हिम्मत कौन कर सकता था? अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना मोबाइल निकाला और गुस्से से भरे हुए चेहरे के साथ किसी को फोन मिलाते हुए धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, नौजवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टांग तोड़ने की, मेरा धंधा चौपट करने की? मैं तुम्हें ऐसे ही तो जाने नहीं दूंगा। इतने में ही उसने दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठा लिया। उस आदमी ने फोन पर बात करते हुए कहा, ग्रीन हेयर भाई, मैं अपना धंधा कर रहा था, तभी किसी ने मेरा पैर तोड़ दिया, तो मैं उससे मेरा बदला लेना पड़ेगा भाई। ग्रीन हेयर के फोन पर गुस्से ने चिल्लाते हुए उसने कहा, क्या
किसकी हिम्मत हुई जो हमें पैसा कमाने से रोक रहा है? तुम अब हाव कहाँ? मैं अपने आदमी भेजकर अभी उसे पिटवाता हूँ। दरअसल अधेड़ उम्र का आदमी और औरत ज्यादा लोगों को ठगने का काम करते थे और अपनी पार्टनरशिप के चलते जो कमाते थे उसका हिस्सा एक ग्रीन हेयर को भी देते थे। समर ने उस अधेड़ उम्र के आदमी को पीटा था और उसके बिजनेस को भी पीछे करने की दिखाया था, जिससे उसे बहुत नुकसान हुआ था। अधेड़ उम्र के आदमी ने ग्रीन हेयर की बात का जवाब देते हुए कहा, ग्रीन हेयर भाई, मैं रेलवे स्टेशन के पास इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज के होलसेल स्टोर के पास हूँ। वो आदमी भी यहाँ पर ही है। उधर से ग्रीन हेयर ने गुस्से में कहा, तुम बस वेट करो, मैं अपने आदमियों के साथ अभी वहां पर आ रहा हूँ। ये कहते हुए ग्रीन हेयर ने फोन रख दिया और कुछ लोगों के साथ वहां की तरफ चल पड़ा। उस समय इधर समर और कियारा स्टोर पर पहुंच चुके थे, इसलिए उन्हें इस अधेड़ उम्र के आदमी के बारे में बातें करने का जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन अगर उसे पता भी होता कि क्या होने वाला है तो उसे फिर भी कोई परवाह नहीं थी। समाज में बहुत सारे बुरे लोग थे, इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए हमेशा कोई न कोई तो आगे आता ही है। वहीं 10 मंजिला स्टोर में एंटर होते ही समर और कियारा ने देखा कि वहां इतनी भीड़ थी कि लोग कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे थे। स्टोर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कियारा ने हैरान होते हुए कहा, डियर, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। कियारा यहाँ बहुत कम आती थी और आज वीकेंड था तो इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए थे। समर ने कियारा का छोटा सा हाथ पकड़ा और कहा, ये ठीक है, अब हम धीरे धीरे चल सकते हैं। ये कहते हुए उसके साथ दूसरी मंजिल पर चला गया। दूसरी मंजिल पर मुख्य रूप से टीवी सेट बिकते थे। समर और कियारा जैसे ही टीवी स्टोर की दूसरी मंजिल पर पहुंचे, एक सेल्स गर्ल उसके सामने आते हुए बोली, सर मैम, हाँ आइए, आपको एलईडी टीवी स्मार्ट टीवी को देखिए जो बहुत अच्छा है। वो युवती काफी फैशनेबल लग रही थी। उसने मिनी स्कर्ट सूट पहना था और उसके चेहरे पर हल्का सा पाउडर मेकअप भी था, लिपस्टिक भी लगाई हुई थी। समर को देखते ही युवती ने उत्साह के साथ उसके साथ छिड़कानी शुरू कर दी, मानो वो कई महीनों तक किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में न रही हो। उसकी बात सुनकर समर ने अपनी भौं उठाई और उसने एक टीवी ब्रांड के बारे में पहले भी सुना था, जो हाल में ही अपनी एडवर्टाइजमेंट की जबरदस्त कवरेज के कारण लोकप्रिय हो गया था। स्मार्ट टीवी के एरिया में इसने काफी अहम भूमिका भी निभाई थी। बगल वाले स्काईवर्थ डीलर का एक अधेड़ उम्र का मोटा आदमी था। जब उसने देखा कि समर से वो युवती खींचकर अपने साथ लेकर जाने वाली है, तो वो घबरा गया और तुरंत समर को देखते हुए बोला, हेलो यंग मैन, आप हमारा स्काईवर्थ टीवी देखिए। ये एक बड़े ब्रांड का और बेहतरीन क्वालिटी का टीवी है। दूसरे स्टोर के सेल्समैन ने भी अपने पास आते हुए कहा, भाई मेरा हाइंस टीवी देखिए, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वो 20 साल का नौजवान था जो पहले एक फाइटर था और वो हाइंस सेंस कंपनी में सेल्स पर्सन का काम करता था। ये सभी लोग टीवी के डीलर थे जो अलग अलग ब्रांडों के टीवी सेट बेचते थे। आखिर वो चाहते थे कि समर उनके ब्रांड का टीवी खरीद ले और उन्हें अच्छा कमीशन मिल जाए। उन स्टोर्स के लोगों को इतना एक्साइटमेंट देखकर कियारा कुछ देर के लिए सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसने समर से पूछा, जान आपको क्या लगता है हमें कौन सा ब्रांड का टीवी खरीदना चाहिए? समर भी यहाँ ढेरों टीवी ब्रांड देखकर हैरान रह गया था। जब कोई को एक चुनने वाला था तो उसने देखा कि पहली मंजिल से 200 गैंगस्टर दौड़ते हुए उसकी तरफ ही आ रहे थे। सभी गैंगस्टरों के रंगीन बाल थे, शरीर पर टैटू बने हुए थे और फैंसी कपड़े पहने हुए थे। उनके हाथ में लकड़ी की छड़ें थी और वो बहुत आक्रामक दिखाई दे रहे थे। गैंग के आगे दो आदमी खड़े थे, एक ग्रीन हेयर और एक स्टड के साथ और दूसरे छोटे बाल वाला अधेड़ उम्र का आदमी, जिसने अभी अभी कियारा को ठगने की कोशिश की थी। हाथ में छड़ी और पैर पर प्लास्टर लिए छोटे बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी, जो पूरी तरह से अपनी छड़ी पर निर्भर था, अब अपंग हो चुका था। छोटे बाल वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने समर की तरफ इशारा करते हुए क्रूरता से कहा, ग्रीन हेयर भाई, वो यही है जिसने अभी अभी मेरा पैर तोड़ दिया था। उसके लिहाज से वो आदमी ग्रीन हेयर के पिता की उम्र का था, इसलिए यह बहुत घृणित था कि वो आदमी अभी भी उसे ग्रीन हेयर भाई कहकर बुलाता था।
वास्तविक दुनिया में उम्र और वरिष्ठता की परवाह किए बिना ताकत और क्रूरता एक बड़े भाई के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। ग्रीन हेयर ने अपने कान के स्टड को छुआ और आसपास के लोगों से जो टीवी सेट खरीदने का प्लान बना रहे थे, चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ एक आदमी को पीटने के लिए आया हूँ। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। ग्रीन हेयर के घमंडी शब्द सुनकर उसके बगल में खड़े दसों बदमाशों को देखकर आसपास की भीड़ बहुत डर गई थी। तुरंत तीतर भीतर हो गई। लोग चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, उन्हें बदमाशों से हमेशा डर ही तो लगता है। यहाँ तक कि एलईडी टीवी और स्काई वो स्टोर्स के सेल्स पर्सन भी इतने डर गए थे कि आसपास के लोगों की बात छोड़िए, वो भी अपने अपने घरों की ओर लौटने का काम कर रहे थे। सब डरपोक थे सिवाय हैंसन टीवी के जेंटलमैन के। यह नौजवान जो पहले एक सोल्जर था आगे आया और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये एक मॉल है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रीन हेयर के मुंह से सिगरेट दबाए हुए तिरस्कार भरे स्वर में उसने कहा, हम क्या कर रहे हैं? जाहिर है हम यहाँ एक आदमी को पीटने आए हैं, इसलिए तुम भी यहाँ से जा सकते हो। क्या बात है, रेलवे स्टेशन के पास इलेक्ट्रिकल स्टोर में हर कोई उसका नाम ग्रीन हेयर जानता था। सभी दुकानदार उसे मिलते वक्त बड़ी विनम्रता से पेश आते थे। फिर वो लड़का वहां से निकल गया था। मुझे परेशान करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाइस टीवी स्टोर के मालिक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ग्रीन हेयर, ये जेंटलमैन जहां एक टीवी खरीदने आया है, इसलिए वो मेरा कस्टमर है। अगर आपने उन्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मैं आपको पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। ग्रीन हेयर ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, तुम बहुत रद्दी लग रहे हो। चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कि बड़ों से कैसे पेश आना चाहिए। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को ऊपर उठाया और उस लड़के की तरफ घुमा दिया। एक रिटायर्ड सोल्जर होने के नाते वो सेल्समैन अच्छा फाइटर था और इसीलिए उसने तुरंत ग्रीन हेयर की लकड़ी की छड़ी पकड़ ली। उसे कुछ कदम पीछे धकेलने के लिए अपना पैर उठा दिया। क्योंकि ग्रीन हेयर को वहां मौजूद सभी लोगों के सामने पीटा गया था, इसलिए वो अपनी एक्सप्रेशंस को बताए बिना सामने रखने में सक्षम नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ग्रीन हेयर ने सेल्समैन और समर की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाते हुए अपने आदमियों से कहा, दोस्तों आगे बढ़ो और उस लड़के की टांगें तोड़ दो और साथ में इस आदमी को उसके घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दो। अपने लीडर का ऑर्डर सुनकर दसों के दसों बदमाश ने अपनी लाठियां उठा ली और सेल्समैन और समर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए। हालांकि सेल्समैन अच्छा फाइटर था, पर फिर भी वो एक साथ इतने लोगों के ग्रुप से लड़ने के लिए माहिर नहीं था। इसलिए कुछ समय के साथ साथ उसने 7-8 बदमाशों को पीट दिया था, लेकिन समर अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। वो तब तक नहीं हिला तब तक एक बदमाश ने उस पर डंडा नहीं चलाया। जैसे ही उसने डंडा घुमाया तो समर ने सीधे उसके हाथ से डंडे को छीन लिया था। लेकिन उस गैंगस्टर को यह बात नहीं पता थी कि उसकी छड़ी कैसे गायब हो गई। इसलिए उसने उलझन में पूछा, अरे अरे मेरी छड़ी कहाँ है? समर ने छड़ी पकड़ ली और उदासीनता से कहा, ओहो, आपकी छड़ी तो मेरे पास है। गैंगस्टर समर के हाथ से छड़ी वापस लेने की उम्मीद में आगे बढ़ा, जबकि समर ने छड़ी को उसके शरीर की तरफ घुमाया जो बिजली की तरह तेज थी। बिजली की स्पीड से छड़ी पड़ी तो गैंगस्टर बेहोश हो गया। तभी एक और गैंगस्टर ने समर की ताकत देखते हुए अपने दूसरे साथियों से कहा, अरे वो बहुत स्ट्रोंग है, सब लोग एक साथ चलो। समर ने एक हाथ बढ़ाया और कियारा को अपने पीछे खींच लिया। फिर बिजली की गति से अपने सामने खड़े हर बदमाश पर जोरदार तमाचा मारा। अचानक सबकी बदमाशी बड़ी बड़ी लड़खड़ाते हुए वहीं बेहोश होकर वो जमीन पर गिर पड़े। समर ने बेहोश पड़े कई गैंगस्टरों की ओर देखते हुए तिरस्कार से कहा, तुम सब तो मेरे सामने कमजोर मुर्गियों के झुंड के जैसे हो, मुझसे मुकाबला तुम कर नहीं सकते हो। इसके बाद ये देखकर सेल्समैन को बहुत से बदमाशों ने पीटा है, समर ने भौहें चढ़ाई और उस सेल्समैन की मदद करने का फैसला लिया। क्योंकि स्टोर में मौजूद लोगों में वो अकेला व्यक्ति था जो ग्रीन हेयर के आने पर समर की मदद करने के लिए आगे आया था। समर ने उससे पूछा, अरे यार क्या तुम ठीक हो? सेल्समैन ने आंखों में आश्चर्य के भाव से उससे जवाब दिया,
मैं ठीक हूँ, मेरे बाजे में ज्यादा मत सोचो। हमें अभी ये दिखाना है कि उन गुंडों का क्या करना है जो तुम पर हमला कर रहे हैं। समर ने अपने पीछे पड़े कई बदमाशों की ओर इशारा करते हुए उदासीनता से कहा। वो सभी तो पहले ही जमीन पर पड़े हैं। बेहोश लोगों को देखकर सेल्समैन के चेहरे के भाव बदल गए। उसने हैरानी से कहा, अरे, वो सब तुमसे हार गए? उसकी आंखों में सदमा था। एक रिटायर्ड सोल्जर होने के नाते सेल्समैन अभी भी बहुत स्ट्रोंग था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि आज उसका सामना एक ऐसे फाइटर से होगा जो पलक झपकते ही कई बदमाशों को गिरा देगा। सेल्समैन ने समर को अंगूठा दिखाते हुए उसकी तरफ तारीफ करते हुए कहा, अरे यार, तुम तो स्किल्ड फाइटर हो। समर ने उदास नजरों के साथ सिर हिलाते हुए कहा, वो बहुत कमजोर थे, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं थे। मैंने तो अपनी ताकत का सिर्फ 10% ही लगाया है, फिर भी वे हार गए। समर ने जो कहा था वो बिल्कुल सच भी था, क्योंकि वो डर रहा था कि वो बदमाश उनकी पिटाई से कहीं मर न जाए, इसलिए उसने अपनी ताकत का सिर्फ 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उसने अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीख लिया था। अगर उसने पूरी ताकत लगा दी होती तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन अब क्या करेगा समर ग्रीन हेयर? अब क्या करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, अपने चैनल सुकून एफएम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को भी शेयर करो, और प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें बताते रहो कि आपको कहानी कैसी लग रही है।